नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। हमने कल जो टॉपिक शुरू किया था प्रोनाउन, उसी को हम आज की क्लास में आगे बढ़ाते हैं। हम काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे, उसमें हमने 3 पढ़े थे, चौथा आज आगे से शुरू करेंगे। तो वही क्लास आगे से शुरू होती है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, 4 नंबर है इंडेफिनेट प्रोनाउन। कल हमने 3 पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चौथा प्रकार है इसका, वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, किसे कहते हैं। प्रोनाउंस विच डोंट रेफर क्लियर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, देयरफॉर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। कि वे प्रोनाउन जो विशेष रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति को इंगित नहीं करते हैं, उसके बारे में कोई अवधारणा स्पष्ट नहीं करते हैं, उन्हें इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में कहे तो अनिश्चयवाचक। इनके बारे में निश्चित कुछ नहीं कहा सकता है। ये किसी चीज को निश्चित नहीं बताते हैं। डेफिनेटली किसी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। इनके द्वारा केवल इंडेफिनेट बात है वो कही जाती है। जैसे कौन कौन से होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन? वन, नन, ऑल, सम, एनी, मैनी, फ्यू, अदर, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नन, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। ये किसी चीज के बारे में निश्चित रूप से कोई अपनी राय या कह सकते हैं कुछ इशारा नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस विच डू नॉट रेफर और क्लियर टू एनी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इनके एग्जाम्पल अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ देखिए, वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है, तो ये वन क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। क्लास में कोई प्रेजेंट नहीं था, उसके बारे में कोई निश्चित नहीं था, तो ये नन क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ऑल इज वेल, ऑल भी क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ऑल ऑफ अस लव पीस, इसमें भी ऑल क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सम हैव जॉइंड द पार्टी, कि कुछ ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो सम निश्चित उनकी संख्या है, वो निश्चित नहीं है। सम वो क्या है? इंडेफिनेट है, अनिश्चित है। सम ऑफ द बुक्स आर न्यू, कि कुछ एक पुस्तकें हैं वो नई है, लेकिन निर्धारित संख्या नहीं है, इसलिए सम क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। हैव यू सीन एनी ऑफ देम हियर, क्या आपने उनमें से किसी को यहाँ पर देखा है? तो एनी क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समवन हैज स्टोल माय पर्स, समवन हैज स्टोलन माय पर्स, कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, लेकिन निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है कि किसने चुराया है, इसलिए समवन क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। डू गुड टू अदर्स, दूसरों का भला करो। अदर्स क्या है? यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नोबॉडी कैन डू इट, नोबॉडी कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, और इट है, ये क्या है? प्रोनोमिनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग इंडेफिनेट प्रोनाउन है। दीज आर
न्यू बुक्स, दोज आर ओल्ड वंस। ठीक है, यहाँ पे दीज और दोज तो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और वंस ये क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, पांचवा जो प्रकार आता है वो होता है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, देखते हैं ये। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल एंड इन सेल्फ और सेल्वेज। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्वेज शब्द आता है। एंड और रेफर टू ए प्रीवियसली नेम्ड नाउन और प्रोनाउन, और उस वाक्य में पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके लिए, जो नामित है उसके लिए वो प्रयोग होता है। इडेस्ट जैसे शी हर्ट हरसेल्फ, यहाँ पे देखो ये प्रोनाउन है, इसके अंत में सेल्फ आया हुआ है, इसलिए हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दिखा लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हरसेल्फ किसके लिए आया है, यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन है उसके लिए है। शी हर्ट हरसेल्फ। दूसरा है वी ऑफन डिसीव आवर सेल्वेज। तो आवर सेल्वेज क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, वी के लिए आया है। इस जो पहले इस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन है उस पर रिफ्लेक्शन डाल रहा है। When reflexive pronoun are used to give emphasis, कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग है वो कोई जोर देने के लिए, दबाव डालने के लिए किया जाता है, आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउंस। उनको क्या कहता है, कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउंस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देकर के कोई बात कही जाए उसके द्वारा, तो वो क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और जब उसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा उस नाउन का वर्णन किया जाता है, उस पर रिफ्लेक्शन डाला जाता है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये दोनों की फॉर्म तो एक जैसी ही होती है, अंत में सेल्फ या सेल्व्स लगता है, लेकिन इसका यूज है वो अलग अलग होता है। जनरली, आगे देखिए क्या होता है जनरली। हाँ, जनरली एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग है वो एक नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है, उसके बाद वर्ब आती है। जो या नाउन या प्रोनाउन पर जोर देते हैं उसके तुरंत बाद सेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे दे, ये प्रोनाउन है, ठीक है, देम सेल्वेज, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये इसका प्रयोग दे के तुरंत बाद हुआ है, वर्ब से पहले। एडमिटेड देयर गिल्ट, एम्फेटिक दबाव डाला है कि उन्होंने स्वयं ने अपनी गलती है वो स्वीकार कर ली। अगर इसका प्रयोग इसके बाद होता तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। नाउन या प्रोनाउन के साथ में इसका प्रयोग हुआ है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ केम देयर, ये हिमसेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर यही वाक्य होता ही केम देयर हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव होता। कौन सा होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। अभी इसका प्रयोग है वो इस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद हुआ है, तो कौन सा है, एम्फेटिक है। कौन सा है, एम्फेटिक है। कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। सेल्फ किसके लगता है, माई, योर, हिम, हर और इट, इन शब्दों के अर्थ में सेल्फ लगता है। जबकि सेल्वेज शब्द का लगता है वो आवर, योर और देम, इनके साथ में सेल्वेज लगता है। जैसे आवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, वैसे योर सेल्फ भी बनाते हैं और देम सेल्वेज, देम सेल्वेज। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, कि जब कोई कार्य जो उस वाक्य के कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, टर्न्स बैक, वापस लौटता है, रिफ्लेक्शन, प्रकाश डालता है, अपॉन द सब्जेक्ट, उसी वाक्य के कर्ता पर।
कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जब कोई सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य वापिस उसी पर प्रकाश डालता है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। When the action do not turn, लेकिन जब उस कर्ता का कार्य वापिस नहीं लौटता है, and compound personal pronouns are used for the sake of the emphasis called emphatic pronouns, और जब उस कार्य पर विशेष रूप से जोर डालने के लिए, उस पर विशेष रूप से दबाव दर्शाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। वो स्वयं खुद अपने आप को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये स्वयं या खुद के अपने आप के कार्य को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और स्वयं को दर्शाने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हाइलाइटेड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कि दिए गए वाक्यों के अंदर जो हाइलाइटेड शब्द है उनको पहचानिए, किस प्रकार के वो प्रोनाउन है। यहाँ पे माई सेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ, यहाँ पे ओवर सेल्वेज, यहाँ पर ओवर सेल्वेज, यहाँ पे माई सेल्फ, यहाँ पे हर सेल्फ, और यहाँ पे हर सेल्फ, और इसमें हिमसेल्फ। तो देखिए आई विल डू इट माई सेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है? माई सेल्फ है। आई विल डू इट माई सेल्फ, इसका कार्य स्वयं इसके ऊपर आ रहा है, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव। कौन सा हुआ? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हिमसेल्फ है, ये ही के ऊपर दबाव डाल रहा है, तो ये हुआ एम्फेटिक। एम्फेटिक कौन सा हुआ? एम्फेटिक। वी हर्ट आवर सेल्वेज, ये इस वी पर हर्ट वापिस आ रही है, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव। कौन सा हुआ? रिफ्लेक्सिव। वी ओपन डिसीव आवर सेल्वेज, ये भी वी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी कौन सा है? रिफ्लेक्सिव है। आई वॉश माई सेल्फ, आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गोट अप, ये भी है रिफ्लेक्सिव। सी हर सेल्फ, अब देखो इस सी के तुरंत बाद ये हर सेल्फ आया है, तो ये है एम्फेटिक। कौन सा है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। शी पॉइजनड हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है। और द किंग हिमसेल्फ, ये क्या है? एम्फेटिक है। कौन सा है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, मोहन हिमसेल्फ ओपन द डोर, कौन सा हुआ? एम्फेटिक। मोहन ने स्वयं ने दरवाजा खोला। सुनीता हरसेल्फ वेंट, हरसेल्फ सुनीता स्वयं गई, ये भी कौन सा हुआ? एम्फेटिक। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव, कि अपने आप अपनी ध्यान रखो। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ही कट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कौन सा है? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि अगर ही हिमसेल्फ कट तब होता ये एम्फेटिक। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके तुरंत बाद अगर इसका प्रयोग किया जाए तो एम्फेटिक होता है, और वर्ब के बाद में यूज करते हैं, नाउन नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके बाद में यूज करते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6, 6 नंबर, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक वाचक। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, कि संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है that refers or relates to some noun going before which is called its antecedent। कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो इसके पहले जो संज्ञा आती है, सर्वनाम आती है, उससे उसका संबंध दर्शाता है।
ठीक है, वो जो उसका इंटेंस डेट होता है वाक्य का, उसके साथ उसका संबंध दर्शाता है, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट इज ए प्रोनाउन, यह एक वो सर्वनाम है, दैट सर्व्स एज ए कंजंक्शन एज वेल बिकॉज इट कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स। किसके अलावा इस प्रोनाउन को एक कंजंक्शन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ता भी है। कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? मुख्यतः हु, हुज, विच, वुम, व्हाट, दैट, एज और बट भी दे रखा है, लेकिन इसमें वुज भी आता है। क्या आता है? वुज भी आता है। ठीक है, हु, वुज, वुम, विच, व्हाट, दैट, एज और बट। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए इसके। इसमें हु है ना, हु, वुज और वुम, इन तीनों का प्रयोग पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है? पर्सन के लिए होता है। विच का प्रयोग है वो एनिमल एंड थिंग्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? थिंग्स के लिए होता है। दैट का प्रयोग पर्सन प्लस एनिमल और पर्सन प्लस थिंग हो तो होता है। ठीक है, इसके अलावा वाक्य में ओनली, ऑल, द सेम, ये शब्द हो, नथिंग, तो भी दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए। आई रिमेम्बर द डे विच ही केम ऑन, कि मुझे वो दिन याद है जिस दिन वह आया था। ये विच किसका संबंध दर्शा रहा है? दी डे, कौन सा दिन? जिस दिन, विच डे। ठीक है, दैट डे। तो इसमें विच वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज द मैन हु हैज वोन द रेस, कि यह वो व्यक्ति है, कौन सा? जिसने, ये इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है, इसका इसके साथ संबंध दर्शा रहा है। इट ही इज द मैन, ये वह व्यक्ति है, हु हैज वोन द रेस, जिसने रेस जीती थी। द बुक, ये वस्तु है, इसलिए दैट का प्रयोग हुआ है। ये मैन है, इसलिए हु का प्रयोग हुआ है। इज लाइंग ऑन द टेबल इज हर्स, यह पुस्तक जो मेज पर पड़ी है वो उसकी है। तो ये दैट है, ये इस बुक के साथ संबंध दर्शा रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। देयर इज नो सिटी बट हैज ए ह्यूज पॉपुलेशन, की वहां पर ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है जिसके अंदर ज्यादा जनसंख्या नहीं हो। दिस इज द गर्ल वूम, ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है। ऑल एडमायर, ये वो लड़की है, इसका संबंध इस वूम से बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव रूप में। तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। दिस इज द गर्ल वूम ऑल एडमायर, ये हु का हु, हुज और वूम, ये सब्जेक्टिव होता है, ये रिलेटिव में आएगा या फिर पॉजेसिव में बोल सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट रूप में। दिस इज द गर्ल whom all admire। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बुक वाज सच एज ही कुड रीड, यहाँ पे एज दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए भी काम में लिया गया कि वह पुस्तक ही ऐसी थी जिसे वह पढ़ सका। द टू यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के दो प्रकार से उपयोग होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है डिफाइनिंग यूज और रिस्ट्रिक्टिव यूज, यानी परिभाषित करने वाला प्रयोग या फिर सीमित मात्रा में उसका प्रयोग। दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग और कंटिन्यूटिव यूज या फिर लगातार प्रयोग। क्या होता है, किस प्रकार से उनका अंतर निकालते हैं वो देखिए। वो अंतर हम नेक्स्ट स्लाइड से लेकर के आते हैं। जैसे देखो ये दिया है, A non-defining relative clause mostly proceeded by a comma. A defining relative clause never proceeded by a comma. यदि उस क्लाज के अंदर कोमा लगी हुई है तो वो कौन सा होगा? नॉन डिफाइनिंग यूज होगा। अगर कोमा नहीं लगी होगी
तो वो कौन सा होगा, डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन होगा, उसका प्रयोग है वो डिफाइनिंग यूज होगा। ठीक है, अब नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग क्लास के अंदर जो यूज हो रहा है उसमें अंतर क्या है, नॉन डिफाइनिंग के अंदर एक कोमा आएगी और डिफाइनिंग में कोमा नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अब पिछले क्लास स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अभी द मैन हु, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, लिव्स हियर इज माय फ्रेंड। इस वक्त वह व्यक्ति जो यहाँ पर रहता है, ये वो किसके लिए है, द मैन के लिए है, वो मेरा मित्र है। इस वाक्य में कहीं कोमा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये डिफाइनिंग यूज है। दूसरा वाक्य देखिए, शी इज ए गुड गर्ल हु रीड्स इन माय क्लास। इसमें यहाँ पे कोमा का प्रयोग हुआ है, तो ये है नॉन डिफाइनिंग यूज। कौन सा यूज है, नॉन डिफाइनिंग यूज है। एक एग्जांपल और है, दिस इज द मैन हु स्टोल माय पर्स। ये डिफाइनिंग यूज है क्योंकि इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, ही हैज बॉट ए कार विच इज व्हाइट। ये नॉन डिफाइनिंग है क्योंकि यहाँ पर कोमा का प्रयोग हुआ है। तो जिस वाक्य के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो और उसमें कोमा साथ में लगी हुई, तो वो फिर नॉन डिफाइनिंग यूज होगा, और जिसमें कोमा नहीं लगी होगी वो डिफाइनिंग यूज होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में बस इतना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने कर ली थी। यहाँ पे देखिए, सातवां है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। Pronouns used for asking questions are called interrogative pronouns। कि वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से हुए, जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट, whom, which, who, where, ये सब क्या है, व्हेन। WH वर्ड की जो फैमिली है जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं वो all are included in the interrogative pronouns। एग्जांपल्स देखिए, जैसे What is your name, कि तुम्हारा नाम क्या है। What क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है whom do you like most, कि तुम सबसे अधिक किसे पसंद करते हो, किसको पसंद करते हो, तो whom क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। Which is your bag, which तुम्हारा बैग कौन सा है, which का प्रयोग बैग के लिए हुआ है, कौन सा है, तो which भी क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है who is she, वह कौन है। who का प्रयोग पर्सन के लिए होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन, वाक्य के बीच में हो, लेकिन अभी वाक्य के शुरू में लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ऑल WH वर्ड, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तो ये व्हेन क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर डज सी लिव्स, तो वेयर क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, whose स्कूटर इज दिस, ये स्कूटर किसका है, whose क्या है, रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इनका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, लास्ट एंड आठवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर वर्ड्स, कि रेसिप्रोकल सर्वनाम वे शब्द होते हैं that are used to indicate a mutual relationship, जो परस्पर संबंधता को प्रदर्शित करने के लिए, इंगित करने के लिए उनका प्रयोग होता है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, परस्पर संबंधता को, बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, चाहे वे दो सब्जेक्ट हो चाहे दो ऑब्जेक्ट हो,
उनके मध्य जो परस्पर संबंध होता है उनको दर्शाने के लिए जिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, केवल ये दो ही प्रोनाउन है जो रेसिप्रोकल के अंदर आते हैं। कौन कौन से? ईच अदर एंड वन अनदर। These are always used objectively, और इनका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर ही होता है, वर्ब के बाद ही इनका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिवली इनका यूज किया जाता है। जैसे each other is used for two things or persons, each other का प्रयोग केवल दो वस्तु या व्यक्तियों के लिए किया जाता है, केवल दो के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, दो के लिए किसका प्रयोग होगा? ईच अदर का। किसका होगा? ईच अदर का। वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स, लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, संख्या कितनी होनी चाहिए? दो से अधिक होनी चाहिए, उनके लिए किसका प्रयोग होता है? वन अनदर का। किसका प्रयोग होता है? वन अनदर का। ठीक है, तो दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। कौन से प्रोनाउन होते हैं ये? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या काम है इनका? परस्पर, चाहे दो सब्जेक्ट हो चाहे दो ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप, परस्पर संबंधता को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाँ देखिए, द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड विद ईच अदर। यहाँ पे क्या है? टू, केवल दो मित्र थे। क्वारल्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़े, कि दोनों मित्रों ने एक दूसरे से लड़ाई की, तो दो के लिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है। दे ऑल गिव गिफ्ट्स, दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर, कि उन्होंने एक दूसरे को, उन सभी ने एक दूसरे को उपहार दिए, गिफ्ट दिए, लेकिन उनकी संख्या कितनी थी? मोर देन टू, दो से ज्यादा थी। दे लिखा है, दे ऑल पता नहीं कितनी थी, लेकिन दो से ज्यादा थी, इसलिए वन अनदर का प्रयोग हुआ है। द टू मैन स्ट्रक ईच अदर, यहाँ पे फिर संख्या टू है, तो किसका प्रयोग हुआ है? ईच अदर का, कि दो व्यक्ति थे वो आपस में स्ट्रक हो गए, टकरा गए। दे ऑल लव्ड वन अनदर, कि वे एक दूसरे से सभी से प्रेम करते थे। कितने थे? दे ऑल, क्या थे? दे ऑल, मोर देन टू, इसलिए दो से ज्यादा के लिए वन अनदर और दो के लिए ईच अदर। कौन से प्रोनाउन के अंतर्गत? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अपना जो ये टॉपिक था प्रोनाउन का, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। एक क्लास हमने कर ली थी प्रोनाउन की, एक क्लास आज हुई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।